Hello guys, welcome back to the channel. First of all, thank you everyone that you have supported in the last video. I would expect and would request you to support me like this so that I can make some informative videos or discuss something regarding to the relevant economy or relevant finances or relevant strategies in the market, how to play, what to play, when to play, everything we'll discuss, we'll grow and we'll learn together. So आज का टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम एक बज़वर्ड जो 1-2 साल से बहुत ही रिलेवेंट है इस इंडस्ट्री में, काफ़ी टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रनअप किया है। अब सामने अब स्क्रीन पे भी एक स्टॉक को आप चेक करेंगे कुछ टाइम में कि किस तरीके से मैं उसमें बताऊंगा क्या उसने कितना रनअप, कितनी रैली उसने दी है आफ्टर दिस बज़वर्ड कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ ये डिस्कस करते हैं कि भाई इसका क्या रिलेवेंस है हमारी स्टॉक मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, कौन कौन से सेक्टर्स इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज इससे इन्फ्लुएंस होती हैं, क्या हमें इसके बारे में सोचना भी चाहिए या ठीक है जैसा चल रहा है इट्स ओके। अब जिसको जो इन्वॉल्व है इकोनॉमी के सेक्टर में या जो इन्वॉल्व है फाइनेंशियल सेक्टर में या जो इन्वॉल्व है जो एज एन इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर या एज ए स्विंग ट्रेडर या किसी भी तरह पोर्टफोलियो मैनेजर, हेज फंड्स, कोई भी अगर रिलेवेंट है उसके लिए तो वो इस वीडियो को देख सकता है, समझ सकता है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। हम बेसिक से जाएंगे और थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखूँगा क्योंकि हो सकता है ऑडियंस नॉन टेक्निकल हो या किसी भी अदर बैकग्राउंड से हो, तो हम इसको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम डीप सीक जो कि बड़ा हाईली आज की डेट में हॉट या बज़ वर्ड बना हुआ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये डीप सीक क्या है, अभी ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ है, इसका इतना ज़्यादा यूएस में या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में या बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतना इसका नाम क्यों ले रहे हैं? इसका नाम इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया मॉडल है जो चाइना ने डेवलप किया है और उसने क्या किया है, उससे बाकी कंपनीज़ को कैसे थ्रेट हो रहा है, इकोनॉमीज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई डीप सीक के बारे में मैं ये बोलूँगा कि भाई डीप सीक कुछ नया नहीं है। ये एक चाइना की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली किस पे काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को जनरेट करने के लिए काम करती है। अब उसने क्या किया है, उसने भाई अपना एक मॉडल निकाल दिया। मॉडल क्या है? एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसने एक मॉडल तैयार किया है जो किस पे बेस्ड है, वो जो बेस्ड है एलएलएम पे। एलएलएम क्या है? अब बेसिकली थोड़ा जिसको नहीं पता है, मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट मैं इसको आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि भाई ये किस चीज़ पे काम करता है या इसका ये बेटर कैसे है बाकी की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है या ओपन एआई यूज़ हो रहे हैं उससे ये किस तरीके से किस वे में बेटर है। जैसे एलएलएम आपकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। अब एलएलएम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इसका डिज़ाइन है या जो इसका आर्किटेक्चर है डीप सीक का, वो आर्किटेक्चर कैसे बेटर है बाकी के ओपन जितने भी मॉडल्स हैं या ओपन सोर्स मॉडल जिन्हें हम बोलते हैं, जो आज की डेट में हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं और जिनका बहुत वाइड एंड विविड यूज़ है हर इंडस्ट्रीज़ में। इवन हमारे जैसे लेमैन के लिए भाई चैट जीपीटी में आप कुछ भी आजकल डालते होंगे तो वो समराइज़ करके आपको चीज़ें दे देता है। वैसे ही सेम जो आपका डीप सीक है जो चाइना की एक मैं कहूँगा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो जनरेट किया है, अब वो क्या कर रहा है, वो एक रीइंफोर्समेंट मॉडल पे बना हुआ है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई ये इसके की फ़ीचर्स क्या हैं, ये कैसे बेटर है। भाई इसकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा है जैसे बाकी सब हैं। अब स्केलेबिलिटी से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसकी सर्चिंग कैपेसिटी, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स या फिर और वेबसाइट्स को सर्च करता है, उसमें कीवर्ड सर्च करता होगा तो इसमें इसकी ट्रिलियन या बिलियंस में सर्च होती हैं। जो ट्रेंड सर्चेज होती हैं या ट्रेंड जहाँ जहाँ पे इसकी एक्सेस है वो ट्रिलियंस में है इसकी एक्सेस। तो इसकी स्केलेबिलिटी बहुत हाई है। स्केलेबिलिटी के बाद मैं सेकंड पॉइंट अगर इसका बेटरमेंट में कहूँ, जर्नलाइजेशन है। सारी लैंग्वेज को समराइज़ कर सकता है, सारी लैंग्वेज को एनालाइज कर सकता है। आप कुछ बोलेंगे तो वो जेनरिक चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ लेता है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। आपने कुछ सोचा, आपने कुछ समझा, आपने टूटा फूटा कुछ भी डाला तो वो एज एन एनालाइज करके वो चीज़ों को बना देगा, वो समझ जाएगा कि क्या है, आप क्या चाह रहे हो, तो उसी के हिसाब से वो रिलेवेंट आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है या वो रिलेवेंट चीज़ें समराइज़ करके आपको दे सकता है। तो वो क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग उसमें बेटर है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब मैं इसके आगे इसको लिंक कैसे करूँगा इकोनॉमी से, आप वो देखिएगा। देखिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बता दिया, डीप सीक के बारे में बता दिया। अब डीप सीक में देखो क्वेश्चन ये उठ रहे हैं कि भाई ये कैसे इतने बड़े यूएस के टेक जायंट्स एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अदर ओरेकल या इन सब से कैसे भिड़ेगा। भाई ये तो एक चाइना की आप कह रहे हो न्यूली डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, न्यूली डेवलप्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे करेगी। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि भाई डीप सीक के बारे में कि इनके पीछे जो हेज फंड, जो AI क्वांटिटेटिव फंड जिसे हम बोलते हैं, जो जिसकी बैकिंग है, फाइनेंशियल बैकिंग है, जो इसका को फाउंडर है, वो रूटर्स की रिपोर्ट में भी आप चेक करोगे यहाँ पे तो हाई फ्लायर करके, ये भी एक चाइना की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनको बहुत बढ़िया फंडिंग और बहुत बढ़िया बैकिंग दी है। अगर मैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊं तो देखिए ये बेसिकली इन्वेस्ट ही कम्पिटिटिव एज या कम्पिटिटिव एज जिस AI के मॉडल्स में होता है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और इन्होंने कितना बिलियन, अभी आप अगर स्क्रीन पे आप चेक करोगे तो ये क्वांटिटेटिव हेज फंड है हाई फ्लायर, इसने ऑलमोस्ट 13.79 बिलियंस का पोर्टफोलियो जनरेट किया है सिर्फ इन्वेस्ट करके इन सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में। तो अब हमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि भाई ये इसके पीछे फाइनेंशियल बैकिंग है। It has all the financial backing to fight against the tech giants sitting in the US and having overpower over this intelligence organization model। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इसको फंड की प्रॉब्लम नहीं है, फंड की इसको प्रॉपर बैकिंग मिली है। सेकेंडली इसका एडवांटेज कैसे है बाकी सारे ओपन AI से या बाकी सारे, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, मैं कहीं पे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इट इज़ चीपर बाई 28%। तो भाई आप कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें आप क्वालिटी भी दे रहे हो, साथ साथ उससे बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी दे रहे हो, उससे बेटर आपकी कम्पिटिटिव एज है, तो लोग क्यों नहीं उसको अडॉप्ट करेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको सेम चीज़ मिल रही है, ओपन AI मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी टेक जायंट्स ऑर्गेनाइजेशन उसको 28% बेटर रेवेन्यू पे ला रही हैं। आजकल गेम किसका है, आप देखो गेम तो सिर्फ कॉस्ट कटिंग का है ना। कॉस्ट कटिंग कैसे होगी जब आपके इतने बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स, आपका लेंसकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, सारे ऑनलाइन UPI मॉडल्स पे जो बेस्ड हैं वो सब क्या हैं, वो सब आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही तो काम कर रहे हैं। और उनको कहीं पे बेटर सर्विस, बेटर क्वालिटी मिलेगी और उनको बेटर कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो अपने सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को बेटर प्लेस कर सकते हैं ना मार्केट में। तो ये इसका एक एडवांटेज है। सेकेंड, अगर मैं एक आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए आप क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स देखिए बाकी सारे मॉडल्स के, तो आप अगर एक्यूरेसी वाइज आप चेक करोगे तो इसकी 9.4% एक्यूरेसी है, बेटर देन ऑल दी अदर मॉडल्स। जितने भी AI के मॉडल्स आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी बेटर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी बेटर, प्राइस फ्रंट पे बढ़िया। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब एक तो ये हो गया कि कॉम्पिटिटिव एज हो गई इसको। सेकेंडली जिनके ऑलरेडी प्लेस प्राइसिंग मॉडल हैं उनको थ्रेट हो गया है कि भाई हमें तो अपने प्राइसिंग मॉडल को घटाना पड़ेगा ना। आप सिंपली एक चीज़ समझिए, भाई आप कोई भी डेली नीड्स का कोई भी सामान यूज़ कर रहे हो, एक सामान और बेटर आता है मार्केट में जिसकी ऑलरेडी हाइप इतनी बेटर क्रिएट हो गई है और वो आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी पे मिल रहा है मार्केट में, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली आप उसको यूज़ करोगे ना। आप एक बार चाहोगे तो भाई मैं इसको देखूँ तो एटलीस्ट, और आप देखोगे और वो सुपीरियर है, बेटर है हर वे में, तो बिल्कुल आप उसको अडॉप्ट करोगे। और सेकेंडली आप ये देखो कि भाई ये एक रिपोर्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक रिपोर्ट है जिसे खुद ही एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें आप इसमें क्लियरली अगर आप इसमें जाओगे 40-50 पेजेस का ये पेपर है। इस पेपर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि LLM मॉडल क्या है, इनका आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से जाता है। मैं बहुत डीप में इसको नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप इस पेपर को पढ़ सकते हो कि इनके इसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, इन्होंने क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करे हैं इसको जनरेट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इसका बेटर है। तो आप ज़रूर इस पेपर को भी, आप चाहोगे मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको इसको पिन कर दूंगा, अदरवाइज़ आप इसको खुद भी चेक कर सकते हो। ये पेपर रेडीली अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा इजीली, तो आप इस पेपर को भी पढ़ के और ज़्यादा डीप डाइव कर सकते हो इस टॉपिक पे। थर्डली, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डीप सीक क्या है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में कैसे होगा, उसका टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स जितने हैं उस पर क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स की मैं बात करता हूँ तो सुप्रीमेसी किसकी आती है, हमेशा US की आती है। मार्केट्स क्या है, US, यूरोप। अब US की अगर मैं सुप्रीमेसी की बात करूँ या टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की बात करूँ तो आप अवेयर है नहीं है, ऑलमोस्ट 771 स्टॉक्स हैं जो US टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जाते हैं। अब
उस टेक्नोलॉजी, जैसे इंडिया में आप देख लो विप्रो है, इन्फोसिस है, TCS है, टेकएम है, कैपजेमिनाई है, परसिस्टेंट है, इस तरीके के, या आपका LTI माइंडट्री है, या टाटा की कंपनीज़ हैं जो IT सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसी तरह US में आप देख लो इतने जायंट बैठे हुए हैं वहाँ पे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओरेकल, सैप, यू नेम इट एंड दे हैव, सेल्स फोर्स हो गया उनका, सिस्को हो गया उनका। तो ये सारे आप अगर इसमें देखोगे ना, US टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जो है वो कंबाइंड जो उसका मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 22 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का उसका मार्केट कैप है। और अगर मैं पूरे सेक्टर वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3000 बिलियन के आसपास का उसका रेवेन्यू है, 3000 बिलियन डॉलर्स का। आप समझ रहे हैं मतलब कितना ह्यूज उसका इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, मार्केट्स में, कितने ज़्यादा फंड हाउसेस ने उसमें इन्वेस्ट करा होगा। और ये सारी चीज़ें आप अगर एनवीडिया का शेयर देखेंगे लास्ट 1 साल में, ऑलमोस्ट उसने 200% की रैली करी है। तो किस बेसिस पे करी है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक हाइप बनाया हुआ है, उसको एक बज़वर्ड लेकर के उसने फ्यूचर की फोरकास्ट करी है, उसी पे तो इन्वेस्टर पैसा लगाता है। हम सुनते हैं भाई हमारे किसी दादा ने अगर विप्रो में 1000 रुपये लगाए होते, 10,000 रुपये लगाए होते, आज की डेट में उसकी वैल्यू लाखों में होती, करोड़ों में होती। ये सुनते हैं ना हम। क्यों? ये क्या है? ये फोरकास्ट ही तो है भाई। मैंने आज किसी अच्छी कंपनी में लगा दी, वो शुरू हो रही है, उसका शेयर प्राइस छोटा है, वो स्प्लिट होगा, बोनस देगा, डिविडेंड देगा, सब कुछ मिला के उसकी वैल्यू कितने टाइम ज़्यादा हो जाती है, 400x हो जाएगी, 500x हो जाएगी आने वाले 25-30 साल में। तो दिस इज़ ओनली फोरकास्ट ना। मार्केट में तो यही चलता है, सेंटीमेंट, फोरकास्ट, बज़वर्ड, कुछ आपका नई चीज़ आ गई। तो उसी हिसाब से क्या इस पर इतनी कैपेबिलिटी है डीप सीक की, एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 200 एम्प्लॉयज़ हैं। आप ChatGPT या किसी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, उन्होंने इतने बिलियन उस पर लगा दिए उसकी रिसर्च में। उनमें उनकी आप एम्प्लॉय के काउंट की बात करोगे तो 2000, किसी में 4000 काउंट है। यहाँ पे एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन आती है और वो इतने टेक जायंट से इजीली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही है, बेटर प्राइसिंग मॉडल दे रही है और 200 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही है। तो ये फ्यूचर है नहीं है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमी में क्या होगी, वो मैंने आपको US में बता दिया। आप सिंपली एक एनवीडिया ऐसा स्टॉक जो ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आ गया था मार्केट कैप पे, अगर देखा जाए तो एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के नीचे आज की डेट में एनवीडिया है US में। अब ये देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 17-18% ये डिप हुआ है एनवीडिया का। और ये US में सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ था, क्योंकि अब लार्जेस्ट सेल ऑफ का मतलब क्या है भाई? कोई न्यूज़ आई, उसने स्टॉक को इतना ज़्यादा हिट किया, जो 200% रिटर्न दे रहा था 1 साल के अंदर, वो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि वो ग्लोबल, आपने बोला ये तो ग्लोबल टेक सेल ऑफ हो गया। इतना ज़्यादा US मार्केट ऑलमोस्ट, अगर आप नैस्डैक की बात करें वो भी 3% के आसपास डाउन था उस दिन। और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है किसी भी कंपनी में जो हाईली डिपेंडेंट होती है किसी एक प्रोडक्ट के। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंप्लीट डिपेंडेंट है ये कंपनी, और इसी का आप एक कंप्यूटर लाते हैं जो आपसे बेटर है, आपसे 28% सस्ता है, तो स्टॉक में इम्पैक्ट देख लीजिए। हालांकि वो रिकवर हो रहा है अपने लॉस से, बट स्टिल एक दिन में 17-18% का फॉल इतनी बड़ी कंपनी में, इतनी हाईली वेटेड कंपनी में, वो पूरी मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेंज कर सकता है। इवन ट्रम्प के आने के बाद आप देखो ना कितनी अच्छी रैली, क्रिप्टोज़ में आप रैली देखो। आप US मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसके बाद एक ऐसी न्यूज़ आती है जिसको लोग ये बोलते हैं कि ये तो ग्लोबल टेक सेल ऑफ है। पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स इतनी ज़्यादा एक दिन में गिरने का मतलब सिर्फ ये है कि एक न्यूज़ निकलती है चाइना से जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अब मैं आगे डिस्कस ये करूँगा कि जल्दी इसको रैपअप करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो। अब इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, ये ज़्यादा हम डिस्कशन का पॉइंट यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई हमारी इकोनॉमी में इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, हमारी कौन सी कंपनीज इसको फेस कर सकती हैं। देखिए अगर 2 चीज़ें हैं इसमें, इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी कौन सी मार्केट पर डिपेंडेंट है, US एंड यूरोप। अब US एंड यूरोप अगर इसे अडॉप्ट करते हैं, हम इसे अडॉप्ट करते हैं, तो हमारी कंपनीज जितनी हमारी सर्विसेज देती हैं, हमारी तो 5 मिलियन इंजीनियर्स जो IT इंजीनियर्स हैं वो ऑलरेडी बाहर की कंपनीज़ की सर्विसेज पे ही डिपेंड है ना, डेटा एनालिसिस पे डिपेंड हैं, वही क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सब AI के प्लेटफॉर्म पे ही तो काम हो रहा है। और वो अगर उनको ये एडवांटेज मिलता है तो ठीक है भाई, हमारे प्रोजेक्ट्स हमें मिलेंगे और हम काम करते रहेंगे। और इसके हाइंडसाइड में अगर हम ये बात करें कि भाई अगर ये हम अडॉप्ट नहीं करते या ये
यूएस एंड यूरोप अडॉप्ट करते हैं और इंडिया हेजिटेंट होता है। तो इंडिया की कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, टेकएम, जितनी भी IT कंपनी है, यू नेम इट, परसिस्टेंट हो गया, कोई भी LTI माइंडट्री हो गया, ये सब इम्पैक्ट करने वाले हैं। कैसे इम्पैक्ट करेंगे? इनकी अर्निंग्स इम्पैक्ट होगी। आपको कोई ऑर्डर्स बाहर से मिल नहीं रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी उसको ले रही है, बेटर प्राइस आपसे कोट कर रही है क्योंकि आपने वो टेक्नोलॉजी को अभी अडॉप्ट ही नहीं किया है, तो क्या होगा? आपका बिजनेस तो जाएगा ना। और अगर एडवांटेज की बात करें, अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो तो फिर आपकी कंपनीज लाइक जोमेटो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेंसकार्ट, जोमेटो, ये जितने भी UPI प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज हैं, नए नए टेक एनेबल्ड कंपनीज हैं, वो सब एडवांटेज इसका ले सकती हैं। बट प्रोवाइडेड हम चाइना पे डिपेंडेंसी ना क्रिएट करके कुछ इसी तरीके का मॉडल इंडिया में क्रिएट करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अडॉप्टिंग। अब हमारी बीच में डिस्कशन इंडियन गवर्नमेंट का ये एक ड्रीम भी था कि हम एक ऐसी सेमी कंडक्टिंग कंपनी बनाए जो सेमी कंडक्टर चिप्स बनाती हैं। वो बहुत ज़्यादा टॉपिक चला उसका, वेदांता और फॉक्सकॉन का, बट जॉइंट वेंचर था, बट वो टॉक्स में ही है, वो कभी भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। जबकि और उसके बाद सेकेंडली टाटा सेमीकंडक्टर करके कंपनी, वो भी IPO लॉन्च करना चाहते हैं। उनकी भी न्यूज़ है कि 2026 तक इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स नाउ। तो अगर इंडिया इस चीज़ को बेटर बना लेता है, रोबस्ट एक AI का मॉडल बना देता है जो बाकी सबसे इफ़िशिएंट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, तो हाँ, इंडिया की कंपनी या इंडिया की IT कंपनीज़ की अर्निंग्स में, उनके रेवेन्यू में, उनके फोरकास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ ये एक प्रॉब्लम का फ्रंट बन सकता है। तो होपफुली मैंने इसको थोड़ा जल्दी डिस्कस किया है इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, बट आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो आप अगर लिंकेजेस देखेंगे कि भाई एक कंपनी आई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पे बेस्ड है, वो कंपनी कैसे इकोनॉमी से लिंक्ड होती है, वो कैसे एक US के टेक जायंट्स को फेस करती है और उनसे बेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। अब वो US के लिंकेजेस इंडिया की कंपनी से कैसे हैं, इंडिया की जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, या इंडिया की AI बेस्ड सर्विसेज है, या इंडिया का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या इंडिया की वाइट कॉलर जॉब्स है। अब अगर नए नए चैट बॉट्स बन जाएँ या नए नई ऑटो आंसरिंग AI मशीन्स बन जाएँ, तो क्या होगा? हमारे इंजीनियर्स या हमारे सॉफ्ट कॉलर जॉब्स, उनकी तो जॉब्स गई ना। तो वो एक प्रॉब्लम है। रादर देन प्लेइंग डिफेंसिव, हमें थोड़ा सा ऑफेंसिव इसमें प्ले करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा हमें फ्रंट फुट पे आकर के हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करना पड़ेगा जो डीप सीक उसी की तरह हो, उससे बेटर रोबस्ट हो, उससे क्वालिटी में अच्छा हो, उससे प्राइस में अच्छा हो। हमारी कंपनीज़ को अडॉप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। चाइना की एक प्रॉब्लम और है, आप जानते हो कि भाई वहाँ पे लोग क्या, पूरी दुनिया जानती है कि उनमें थोड़ा डेटा पिल्फरेज की इशू हमेशा से रहा है, जिसे हम कहते हैं ना कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये अपने डेटा इथिक्स को लेके चलती हैं, या इनके सिक्योर सर्वर्स होते हैं सो कॉल्ड। बट एक बार अगर आदमी अलाइन हो जाता है ना, उसका डेटा उसके कंप्यूटर से गया, दैट मीन्स गया। ये सारी बातें फिर रखी की रखी रह जाती है। कहीं पे कोई चीज़ फ्री मिल रही है ना, तो उसको यूज़र्स मिल ही जाते हैं। ये सब चीज़ें आदमी नहीं सोचता। अपनी ईमेल आईडी आप भी कहीं पे डालने से पहले अपना मोबाइल नंबर, इतना कुछ नहीं सोचते। आपको कोई कहीं पे एडवांटेज मिल रहा है, कहीं पे चीज़ें बेटर मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आप तुरंत ये सारी चीज़ें देते हैं, और ये डेटा कहाँ जा रहा है आपको भी नहीं पता। तो डेटा सिक्योरिटी और सर्वर प्रोटेक्शन की बातें या डेटा इथिक्स की बातें ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, बट चाइना पे इतनी रिलायबिलिटी वर्ड की नहीं आती इतनी जल्दी। तो इंडिया को ये ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा और इस तरीके के मॉडल को जल्दी लाना पड़ेगा। प्लस सेमीकंडक्टिंग चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी एक वास्ट स्केल में करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो IT का सेक्टर है या हमारी इकोनॉमी को जो वो बूस्ट करता है, वो चीज़ हैम्पर ना हो बाहर की किसी कंट्री की वजह से, या हमारी उस चीज़ पे डिपेंडेंसी ना हो। जैसे टिकटॉक आया था, उसको इंडिया ने बैन किया, तो ऐसी कोई और सिचुएशन ना आए कि इंडिया को ये नई चीज़ भी बैन करनी पड़े। बैन करोगे तो आपके पास अल्टरनेट रिसोर्स तो होना चाहिए ना उसका। हर चीज़ बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट उसका अल्टरनेट एक बेटर वर्जन होना इज़ अ सोल्यूशन। तो वो जितना जल्दी आएगा, हमारी डिपेंडेंसी उतनी ही कम रहेगी, और हमारी अर्निंग्स, हमारे फोरकास्ट, हमारे जितनी भी टेक इनेबल्ड IT कंपनीज़ हैं, उनकी कमेंट्रीज़, वो सब पॉजिटिव होंगी, और आगे हमारी ग्रोथ में ये बेनिफिशियल पार्ट प्ले करेगा, हमारी इकोनॉमीज़ में, हमारी IT कंपनीज़ में। तो आज का टॉपिक होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ इसी तरीके का अगर नए टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करना है या चाहिए मैं आपको कुछ बताऊं, समझाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। आज का सेशन यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। और जो भी जितने भी नए लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और इस चैनल को शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले आगे कुछ काम करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।